दोस्तों आज वो दिन आ चुका है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, जिसका हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम से इंतजार था। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या टीम हो सकती है, न्यूजीलैंड कौन सी टीम खिलाएगी, इंडिया में वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा बातें हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। आज हमारे भाई अशरफ अली, जो कि प्रतापगढ़ पठानकोट के अंदर एज अ कोच की भूमिका निभा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं आईसी बिंद्रा स्टेडियम से, काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिकेट में आगे जा चुके हैं आज के टाइम में, और आईएसपीएल के जो है ये ट्रायल्स भी दे चुके हैं और सक्सेसफुली वहाँ पे ये एनरोल भी कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में आपको जल्दी ही ये आईएसपीएल के अंदर और जो अभी जो क्रिकेट लीग स्टार्ट हुई हैं वहाँ पर खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो पहली बार आज ये कैमरे में मौजूद हैं, तो आज हम इनका स्वागत करते हैं। तो अशरफ अली जी, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया जी बढ़िया। रोहित जी आप बताओ, आप ठीक हो? तो आजकल आप कहाँ होते हो? मतलब मैं ज़्यादातर पठानकोट में होता हूँ आजकल। अच्छा, तो कैसा मतलब क्रिकेट क्या चल रहा है आपका इस समय? बहुत अच्छा चल रहा है क्रिकेट ना, मतलब बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, खिला रहे हैं बच्चों को, बच्चे खेल भी रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं, बच्चे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कूल के लिए नेशनल भी खेल चुके काफ़ी बच्चे। तो बस यही चल रहा है आजकल तो मेरा तो। चलो अब आप बताइए कि इंडिया और न्यूजीलैंड में जो पहली इंस्टीट्यूशन आपकी आ गई है, जो पहला जैसे होता है ना, सुबह बंदा उठता है तो उसे लगता है कि भाई आज ये टीम जीतने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि कल सुबह क्या होने वाला है? मेरे को तो यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड ही जीतेगी। चलिए चलिए, अच्छी बात कही आपने। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टीम्स के बारे में कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब जैसे कि दुबई की विकेट है, आपको पता है कि दुबई की विकेट के अंदर ज़्यादातर जो है स्पिन विकेट्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। और अभी तक जो वहाँ पे 4 मैचेस इंडिया ने खेले हैं, पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है, देन अपना न्यूजीलैंड वाला मैच है। तो इन सब में से जो न्यूजीलैंड वाला मैच था वो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा हैवी रहा था, क्योंकि 249 इंडिया ने बनाए थे और न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से बैटिंग की थी कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो चेज़ कर सकते हैं। परंतु जिस तरीके से इंडिया को उन्होंने फंसाया, पहले बल्लेबाजी जब इंडिया करने आई थी तो वहाँ पे न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम लगी इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो इंडिया को कहीं टक्कर देती नजर आती है। तो अब आप बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? मेरे को तो यही लग रहा है जहाँ तक कि इनको एक आधा चेंज करना चाहिए, ताकि जैसे वो लेफ्ट आर्म खिला रहे, 3 लेफ्ट आर्म खिला रहे हैं, ताकि एक अगर कोनवे को अगर ऐड करते हैं वो, तो उससे यही है कि उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो कहीं ना कहीं उनको कमी महसूस हो जाएगी उधर से बॉलर की ऑफ ब्रेक की। अच्छा, मतलब आप ये सोच रहे हो कि न्यूजीलैंड में लेफ्ट आर्मर्स अगर ज़्यादा आएंगे तो जडेजा और अक्षर पटेल का मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट मतलब उठाया आपने। तो अभी जैसे डेवन कॉनवे को टीम से बाहर रखा गया है, क्योंकि अब जो उनकी टीम है विलियंग ओपनिंग में आ गए हैं, सचिन रविंदर हैं बीच में जो कि लेफ्ट आर्मर हैं, देन आपके टॉम लेथम आते हैं, मिच सेंटर नीचे से हैं, ब्रेसवेल हैं। तो अगर वो डेवन कॉनवे को ऐड करते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस प्लेयर को टीम से बाहर बिठाया जा सकता है? यही डैगल मिचेल को बाहर बिठाएंगे, ग्लेन फिलिप को बाहर बिठाएंगे, विलियंग को बाहर बिठाएंगे? विलियंग को बिठाएंगे बाहर, जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि ओपनिंग में आप देख रहे हो ना कि दोनों साइड से। ठीक है, तो अभी इंडिया की बॉलिंग पे आपको क्या लगता है कि इंडिया की बॉलिंग में जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि अभी ये बातें चल रही हैं कि कुलदीप यादव को बाहर बिठा के वॉशी को टीम में लेके आ जा सकता है, ड्यू टू द रीज़न कि उनके पास राइट आर्मर ज़्यादा हैं, और अगर वो माफ़ कीजिएगा लेफ्ट आर्मर ज़्यादा है उनके पास, तो जो लेफ्ट आर्मर गेंदबाज हैं वो कहीं ना कहीं मैच से बाहर हो जाते हैं। तो अगर वो डैगल मिचेल को टीम में लाते हैं, और डैगल मिचेल को टीम से बाहर करते हैं और डेवन कॉनवे को टीम में ऐड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वॉशी अच्छी प्रेफरेंस है या कुलदीप यादव या कोई और प्लेयर को टीम में से बाहर निकाला जा सकता है? मेरे हिसाब से तो वॉशी अच्छी, मतलब उनकी वो प्रेफरेंस होगी, क्योंकि वो एक एज ए बीच में बैट्समैन भी ऐड हो जाता है, कहीं ना कहीं उनकी मतलब बैटिंग लाइनअप जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से उनको इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है उस चीज़ से, बैटिंग से। और वो बॉलर तो है ही अच्छे वो, और क्योंकि वो अगर कोनवे को ऐड करते हैं तो उनके 5 अगर लेफ्टी बैट ऐड हो जाते हैं, तो वही है कि ऑफ ब्रेक खिलाएंगे तो ज़्यादा मतलब उनको आउट करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे लेफ्टी बैट को, और खेलने में दिक्कत आएगी उनको। तो दुबई की विकेट आपको क्या लगता है कि विनिंग स्कोर क्या कहना चाहिए कल के जो पहले बल्लेबाजी करेगा? यही 265 राउंड। और टॉस जीत के पहले क्या होगा, बल्लेबाजी होगी गेंदबाजी होगी? यही पहले बल्लेबाजी। कोई भी टीम अगर टॉस जीती है तो बल्लेबाजी करने का ही सोचे तो वो ज़्यादा बेटर है। दुबई में जैसा कि देखा गया पिछले कुछ दिनों में कि जो वेदर है वो चेंज हुआ है, क्योंकि पहले जो था वो थोड़ा विंटर सीजन चल रहा था, तो विंटर सीजन में ड्यू का कुछ भी था नहीं वहाँ पे। तो अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अब जैसे वहाँ पे समर सीजन आ गया है और पिछले 3 दिन से जो टेम्परेचर है वो रेगुलर 30, 28, 26 पे चल गया है,
तो दुबई का जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो 2021 का वर्ल्ड कप हो जब पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, उस टाइम आपको याद होगा, तब आप मेरे साथ ही बैठे थे। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो चेजिंग के अंदर जब पाकिस्तान आया तो जो ग्राउंड था ऑलमोस्ट वो स्विमिंग पूल बन चुका था, बिल्कुल जो बॉल था वो गीला हो चुका था। और वरुण चक्रवर्ती उस मैच में मौजूद थे, आपको याद होगा 2021 जो दुबई के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था T20 है इसका। तो अभी मान लीजिए कि कल का दिन कोई ड्यू का चांस बन गया तो सबसे बड़ी गूगली तो दुबई वाले डाल देंगे। तो आपको इस पे क्या लगता है कि ये एक सोचने वाला मसला है कि नहीं है? सोचने वाला तो है मसला, जहाँ तक लग रही है कि इतनी कोई खासी दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए और ना ही आएगी, मे भी जहाँ तक लग रहा है मेरे को। आपको क्या लगता है, ड्यू आ सकती है नहीं आ सकती? नहीं आ सकती है। अगर ड्यू आ गई कल क्या होगा फिर? तो फिर वही जो 2021 में हुआ था, फिर से कहीं वही वाला हाल ना हो जाए। फिर तो इंडिया न्यूजीलैंड नहीं खेलेगी, फिर तो दुबई ही खेलेगी वो तो। वो एक फिर कह सकते कि हम किस्मत के ऊपर चला जाएगा वो तो। फिर मजा नहीं आएगा, फाइनल की तरह नहीं होगा, फिर इस चीज का मजा नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें ऑन पेपर अगर हम टीम्स देखते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड की है, जैसे कि आपने बताया कि आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हो, तो न्यूजीलैंड की जो टीम है अगर हम ऑन पेपर बात करेंगे तो वो शायद कहीं भी स्टैंड ही नहीं करती। जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहे। तो अगर हम एक बार प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे किसकी जीत होगी, इंडिया की या न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड की। चलो ऐसा करते हैं फिर एक बार 1-1 कर लेते हैं, ठीक है? कि न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड जो टीम है वो बेसिकली स्टार्स की टीम नहीं है, वो है 11 प्लेयर्स जो कि इकट्ठे होकर स्टार बनते हैं। और इंडिया में जो है वो इंडिविजुअल स्टार्स ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो आप ओपनिंग में किसको देख रहे हो पहले न्यूजीलैंड की साइड से? वही योंग और कॉनवे को। अगर योंग को हम निकालते हैं तो वही रचिन रविंद्रा और कॉनवे। अच्छा, तो उसमें अगर हम लाइक टू लाइक करेंगे तो रोहित शर्मा के सामने आएंगे डेवन कॉनवे और शुभमन गिल के सामने आएंगे रचिन रविंद्र। और करंट का जो फॉर्म है उसके हिसाब से हम कह भी सकते हैं कि भाई रचिन रविंद्र जो है कहीं ना कहीं एक एज लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो बंदा दुबई की विकेट के ऊपर आपको 10 ओवर की गेंदबाजी भी दे सकता है और बल्लेबाज तो प्रॉपर है। और अभी जो लास्ट उनका सेमीफाइनल हुआ है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, 100 भी बनाया उसने। हाँ 100 बनाया उन्होंने। और एक फ्रेज काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल कि ना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। तो जय शाह जी आजकल काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर गए हैं। जिन जो भी लोगों ने ये मीम्स देखा है एक बार कमेंट कर दीजिएगा नीचे। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो डेवन कॉनवे हैं और ये जो रचिन रविंद्र हैं, इनके लिए कौन से बॉलर्स अच्छे मैचअप हो सकते हैं अगर इन्हें जल्दी आउट करना हो? जैसे कि ट्रेविस हेड का बताया जा रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को जल्दी लेके आए, उन्होंने आके आउट भी किया। तो आपको क्या लगता है कि रचिन रविंद्र और जो आपके दूसरे जो आपने नाम बताया दूसरे बल्लेबाज का क्या नाम बताया, डेवन कॉनवे, इनके अगेंस्ट में इंडिया के कौन से गेंदबाज जो हैं अच्छे होंगे और आपको किस गेंदबाज के सामने आप इन दोनों को बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं? यही वरुण चक्रवर्ती या फिर सुंदर, दोनों की। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस बार हार्दिक पांड्या और शमी के साथ ही जाएगा या फिर मोहम्मद शमी के साथ एक दूसरा स्पिनर हमें नई बॉल से देखने को मिल सकता है? नई बॉल से दोनों को तो फास्टर ही देखने को मिलेंगे हमें शुरू में, तो शुरुआती ओवर में यही मिलेंगे हमें। तो कितने ओवर तक आपको लगता है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्पिनर्स को दुबई की स्लो विकेट में? 6 ओवर के बाद लगा देंगे स्पिनर ये, जहाँ तक लग रहा है। जी, जो मोहम्मद शमी है, आपको लगता है कि मोहम्मद शमी डेवन कॉनवे या रचिन रविंद्रा को तंग करेंगे या फिर वो काफ़ी इजीली जो है पिक किए जा सकते हैं दोनों खिलाड़ियों के द्वारा? नहीं, तंग तो करेंगे ही करेंगे। स्टार्टिंग शुरुआत के ओवरों में तो वो तंग करेंगे ही करेंगे। एक दो तीन ओवर तो तंग करेंगे ही करेंगे। तो आपको 100 दिख रहा है कोई ऊपर से? हाँ 100 दिख रहा है, रविंद्रा का दिख रहा है, क्योंकि रविंद्रा परफॉर्मेंस करके आ रहा है ऊपर से भी, और लास्ट सेमीफाइनल में भी उसने 100 बनाया है। जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है तो उस हिसाब से लग रहा है कि 100 करेगा ही करेगा वो। और उसको आउट करने के लिए कौन सा बॉलर इंडिया के लिए लायबल रहेगा? यही वरुण चक्रवर्ती है, देन अपने शामी हैं, देन अहमद जाडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, कुलदीप यादव हैं, ये सब गेंदबाज हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो रोहित शर्मा है, जो हमने पास्ट में उनकी कैप्टनसी देखी है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये आखिरी उनका जो है आईसीसी इवेंट हो सकता है। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई लेफ्ट आर्मर आता है तो वो ना ही कुलदीप यादव के साथ इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और लेफ्ट आर्मर तो वैसे ही जो है मैच से बाहर हो जाते हैं जब लेफ्ट आर्मर बल्लेबाजी करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जो ऑप्शन बचती है वो मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती के बीच बचती है। देन अगर हम बात करेंगे केन विलियमसन शायद उनके लिए विराट कोहली के इक्वल है, क्योंकि अगर हम आंकड़े पे जाएंगे तो फिर तो विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। लेकिन केन विलियमसन ने जिस तरीके से सेमीफाइनल में भी 100 लगाया उन्होंने, शायद जब एक्सेलरेट करने का टाइम आया था उस टाइम पे वो आउट हो गए। लेकिन जो प्रॉपर केन विलियमसन की नॉक होती है वो नॉक हमें सेमीफाइनल के अंदर देखने को मिली।
तो आपको क्या लगता है कि केन विलियमसन इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, क्या कल के दिन उनका कोई चांस है या फिर नहीं है? चांस तो है कि यही लग रहा है, जहाँ तक लग रहा है मेरे को 70-80 तक वो बनाएंगे ही बनाएंगे। 100 का तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि एक अपनी इनिंग खेल के जाएंगे वो, यादगारी इनिंग खेल के जाएंगे, ताकि पता लगे कि वो किस तरह के प्लेयर है, वो किस तरह के बल्लेबाज है, तो सबको दिखेगा वहाँ पर फाइनल मैच में। और वो बड़े मैच का ही खिलाड़ी है वो। तो केन विलियमसन जो है, क्या आप ये कह सकते हैं कि केन विलियमसन एक वो सिक्का होगा जिसके अराउंड बाकी प्यादे घूमेंगे? घूमेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाहते हो केन विलियमसन कम से कम 40-45 ओवर बल्लेबाजी करे। देन अगर हम बात करें 4 नंबर पे, तो वहाँ पे हारेंगे या टॉम लेथम आ सकते हैं, डैगल मिचेल आ सकते हैं। अभी के लिए डैगल मिचेल को खिलाया जा रहा है और कॉनवे को बाहर किया गया है। देन जो बाकी खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अब बात ये चल रही है कि शायद ग्लैन फिलिप को बाहर बिठाया जाए। ग्लैन फिलिप ने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, सेमीफाइनल में भी अच्छे उन्होंने 49 रन लगाए थे। तो अभी जो है 4 नंबर पे आप डैगल मिचेल को देखना चाहोगे, या फिर आप टॉम लेथम को देखना चाहोगे, या फिर आप ग्लैन फिलिप को देखना चाहोगे? ग्लैन फिलिप को ही देखना चाहूँगा मैं तो 4 नंबर पर। तो ग्लैन फिलिप तो काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाज गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि दुबई की विकेट जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बल्लेबाजी के लिए, तो वहाँ पे बड़े बड़े डॉलों वाले ग्लैन फिलिप कितना ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं? क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा कभी रहा नहीं इंडिया के खिलाफ। नहीं, जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो मतलब 35-40 रन तो करेंगे ही करेंगे, तेजी से। हाँ, तेजी से ही करेंगे। और उसका प्लस पॉइंट ये भी कि वो फील्डिंग में अपने ये रन सारे जो पूरे करके दे देता है वो। अगर एक आधी कैच अगर वो पकड़ जाता है तो दूसरी टीम जो है सामने वाली, वो 20-25 रन से नीचे लग जाती है वो। जो कोहली का भी कैच पकड़ा, कोहली का जैसे कैच पकड़ा था फिलिप ने, और विलियमसन ने कह सकते हैं हमने कि विलियमसन ने भी कैच पकड़ा था, हाँ। रविंद्र जडेजा का। और 35 साल की एज में जो कैच पकड़ा वो अनबिलीवेबल कैच था। दोनों कैच ना अनबिलीवेबल कैच थे। जहां तक देखे कि 50 रन तो नीचे लग ही गए थे ये इन 2 कैचों की वजह से, क्योंकि जडेजा का जो कैच हुआ वहां पे एक्सेलरेट करने का टाइम था उस टाइम। तो इस हिसाब से, और टॉप आप बता रहे हो भाई, इस हिसाब से तो 100 आपका ऊपर से लग रहा है, चाहे वो कॉनवे का है चाहे वो गचिंग का है। 70-80-60 आप विलियमसन का लगा के चल गए हो, तो 35 आपने लगा लिए ग्लेन फिलिप के, तो ये आपके मोटे मोटे 200 तो यहीं पे हो गए। अब बाकी के 60 रन कौन सा गया नीचे आगे? यही अपना कह सकते हैं टॉम लेथन हो गया, ब्रेसवेल है नीचे, ये भी ब्रेसवेल भी नीचे है, तेजी से आकर के बल्लेबाजी कर लेता है। ये इन्हीं के बीच में ही मतलब 20-20 की कंट्रीब्यूट की वजह से 260-65 रन बन जाएंगे। अब एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि सोशल मीडिया पे अभी तक किसी ने रेज नहीं किया है। वो क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो हमेशा से इंडिया को आईसीसी इवेंट्स में तंग करती आई है, चाहे वो WTC का फाइनल हो 2021 का जो इंग्लैंड में हुआ था, चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो जब अनबीटन जो इंडिया थी वो केवल 240 रन का टारगेट चेस करते हुए धोनी का रनआउट आज भी लोगों को याद है। उससे पीछे जाओगे तो 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, सन 2000 के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड पहले भी एक बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल चुकी है, और उस मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। एंड इंडिया ऐसी पहली टीम है जो बैक टू बैक फाइनल्स खेल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, चाहे वो 2013 की बात हो जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, इंडिया वहाँ पे जीता। 2017 में हार्दिक पांड्या जब उन्होंने कहा था कि आई एम अराइव, 76 रन की पारी आई थी, जडेजा ने रन आउट करवाया था, आज भी सबको याद है सबको। वो इनिंग्स जो थी वहाँ से डिफाइन हुआ था कि एक हार्दिक पांड्या नाम का प्लेयर ऐड हुआ है इंडिया टीम के अंदर, चाहे इंडिया वो मैच हार गया था। अब जो एडिशन था 2021 वाला वो हो नहीं पाया था, अब 2025 के अंदर दोबारा से एडिशन हुआ है, इंडिया फिर से फाइनल में पहुँच चुका है। अब इंडिया के पास हैं 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक है कुलदीप यादव। अब जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के पास 4 प्रॉपर लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं ऊपर से। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई कोलैप्स होता है, मान लीजिए कोई ऊपर से कोलैप्स होता है, क्या आप टीम के कप्तान मिच सेंटनर को आगे से अगुवाई करते हुए देखोगे, या फिर शायद मिच सेंटनर 7 नंबर पे ही आएंगे? आपको क्या लगता है? जहाँ तक लग रहा है कि सेंट्रल जो वो 7 नंबर पर ही आएंगे। क्या वो जडेजा को, अक्षय पटेल को गेम से बाहर करने के लिए बैटिंग ऑर्डर ऊपर नहीं कर सकते अपना, अगर कोई कोलैप्स होता है जैसे अक्षय पटेल का यूज़ करता है इंडिया? जहाँ तक लग रहा है कि नहीं करेंगे ये। अगर हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हो वैसी तो वो करने के लिए आ भी सकते हैं, और ऐसे बल्लेबाज है वो कि उनका पता नहीं लगता है कब रन बना जाते हैं वो जल्दी से, और आउट भी हो जाते हैं जल्दी। कई बार तो देखा है हमने कि अक्षर के खिलाफ भी कई बार आउट हो चुके हैं वो, जडेजा के खिलाफ भी आउट हो चुके हैं वो। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब खासा कोई दिक्कत आती हो, फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं वो। चलिए, अब अगर न्यूजीलैंड 260 रन का टारगेट इंडिया को देता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया को दिया था जो लास्ट सेमीफाइनल हुआ है,
अब क्या आपको लगता है कि इंडिया 261 चेज़ कर सकती है या फिर नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती? इसके लिए मैं आपसे 5 मिनट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहूँगा। प्रॉपर रोहित शर्मा टू मोहम्मद शमी, इट मीन्स के फर्स्ट 1 टू 11th 1। अब आप प्रॉपर बताइए कि कौन सा बंदा क्या करता नजर आ गया है, और क्या रोहित शर्मा कल फाइनली इतने दिनों बाद टॉस जीतेंगे, या बंदा फिर कल टॉस आके चीज़ ही करने वाला है दुबई के अंदर? जहाँ तक देखे कि रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है, मतलब 3 मैचों में देख रहे हैं हम, वो इतनी कोई खास रही नहीं है। ठीक है, गिल की रही है एक आधे मैच में, उनके भी चल नहीं रहे, लक भी उनका साथ नहीं दे रहा है, वो भी जल्दी आउट हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो ऊपर से वो 30-40 करते हैं रोहित शर्मा फास्ट, उसका इम्पैक्ट नहीं लगता आपको कि आता है मैच में? लग नहीं रहा है कि आता है। नीचे से फिर वही इक्वल हो जाता है, नीचे के जब बैट्समैन आते नीचे क्रम के, जो 3 नंबर 4 नंबर पर आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा विकेट स्टे करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा क्लैप्स कर जाते हैं, टाइम ले लेते हैं ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा वही इक्वल ही हो जाता है वो। उसका इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और बाकी रही बात कोहली की जैसे हमने देखे पिछली 2 पारियां हमने देखी, वो अच्छा खेल रहा है वो। कोहली हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, ये दोनों बैट्समैन के अलावा और कोई नीचे और बैट्समैन इतना कोई खास बैटिंग करता नजर नहीं आया। जहां तक वही लग रहा है कि 260-65 रन जो इनके लिए बहुत इनफ है, मतलब ये चेज नहीं कर पाएंगे इतना रन। आपको क्यों लग रहा है ऐसा? और कौन सा गेंदबाज उनका जो है सबसे ज़्यादा सफल होने वाला है दुबई के अंदर? यही कह दो सेंट्रल, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है और इनके साथ खेलते भी रहते हैं, जैसे IPL वगैरह खेलते हैं। मार्ट हेनरी हो गया, ये खेल रहे हैं ना, और को खेल रहे हैं, तो ये बॉलर मतलब अच्छे हैं, डाल रहे हैं, किफ़ायती बॉलर है, अच्छे हैं, डाल रही हैं। तो जहाँ तक लग रहा है कि सेंट्रल जो है वो ज़्यादा मतलब ये हो सकते हैं। और हाँ, बीच में पार्ट टाइम बॉलर एज वो ब्रेसवेल भी डाल रहे हैं एज ए लेग स्पिनर, और उसको पता नहीं लग रहा है। हाँ, वो डाल रहे हैं, तो मिश्री बॉलर मतलब मिश्रण बना रखा है, अपना कॉम्बिनेशन बना रखा है कि 20 स्पिनरों के ओवर निकाल देते हैं वो। तो जहां तक वो लग रहा है कि ये रन भी नहीं दे रही है। ये काफी ज्यादा मतलब रन सूख जाते हैं बीच में जाकर, रन सूख जाते हैं बीच में जाकर के, दे भी नहीं रही ये बॉलर रन। और दुबई का ग्राउंड भी बड़ा है, मैं बता दूं कि जिनको लगता है कि IPL में छक्के रखते हैं, तो वो जो ग्राउंड है वो 60-65 मीटर के है, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या के आप सिक्सेस देखोगे तो वो 80-85 मीटर्स के हैं। अगर वो बंदा खड़े होकर लगा गया है, इट डजेंट मैटर कि वो ग्राउंड छोटा है, दुबई का ग्राउंड भाई बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे अगर स्पिन हवा में आप हल्के से छोड़ोगे तो बल्लेबाज को खड़े खड़े जोर लगा के शॉट लगानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा हो गए, चाहे शुभमन गिल हो गए, चाहे विराट कोहली हो गए, ये जो प्लेयर्स हैं इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉल में पेस चाहिए हिटिंग करने के लिए, अनलेस अंटिल हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी है जो खड़े खड़े हिट कर सकता है। लेकिन श्रेयस अय्यर, ये जो ऊपर का टॉप ऑर्डर है, इनको कहीं ना कहीं पेस चाहिए। तो अगर पेस को एलिमिनेट कर देते हैं स्पिनर्स, तो हिटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। तो बाकी नीचे से आपको क्या लगता है लोअर ऑर्डर में? श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, KL राहुल का क्या है सीन? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जलील हुए हैं वो 2023 वर्ल्ड कप में, जो 100 गेंदों पे उन्होंने किया 60। तो आपको क्या लगता है कल कर गया बंदा वापसी की वो जलालत बनी रहेगी? जहाँ तक लग रहा है कि वो बनी ही रहेगी जलालत, क्योंकि इतना कोई खास परफॉर्मेंस कर नहीं रहा है। जहाँ तक देखे कीपिंग भी इतनी कोई खास कर नहीं रहा है। तो कीपर तो वो प्रॉपर है भी नहीं ना, वो प्रॉपर तो है, फिर भी चला रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते कि कोई प्रॉपर कीपर रख सकते थे। तो जो कैच छोड़े न्यूजीलैंड के मैच में, दो कैच छोड़ दिए, स्टंपिंग छोड़ दी केन विलियमसन की, वही तो उससे भी जो है काफी इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, वो तो पढ़ना ही पड़ना है, वो तो पिछली बात है कि पड़ेगा ही पड़ेगा इम्पैक्ट। एक प्रॉपर कीपर और एक पार्ट टाइमर कीपर में बहुत फर्क है। अगर एक प्रॉपर कीपर खेल रहा था वही अगर स्टंप करता उसी की जगह, तो रन जो है कहीं ना कहीं जहां तक लग रहा है कि 200 से नीचे लगने के चांसेस हो सकते थे एक टाइम पर। वही कैच छोड़ दिया है। 2 कैच छोड़ेंगे किसी भी बैट्समैन को, देंगे चांस देंगे। केन विलियमसन के बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा मैच है, माना कि चलो प्रेशर है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीजें नहीं ना करनी चाहिए। अक्षर पटेल का क्या लगता है आपको कल, कि टॉप ऑर्डर ही आएंगे कि नीचे ही बल्लेबाजी करेंगे? नहीं, वो टॉप ऑर्डर में ही भेजेंगे इनको, क्योंकि वो इंडिया कहीं ना कहीं उनको ये है कि हमारी बैटिंग लाइनअप जो लंबी करने के लिए वो उनको बीच में बुला लेते हैं ऊपर टॉप ऑर्डर में, क्योंकि वो भी 30-35 रन जो बीच में ऊपर में कर जाता है आकर के, विकेट स्टे वगैरह कर लेता है वो। इस वजह से उसको टॉप ऑर्डर में ही बुला लेते हैं ताकि बैट्समैन जो नीचे से आकर के रन कर ले। ठीक हो गया। अभी एक और चीज़ है जो हमने पिछले काफ़ी टाइम से देखी है, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप है, 24 का है, 25 का है, उसमें आप मुझे पहले बताइए कि आपने क्या नोट किया है पिछले जब से रोहित शर्मा ने कैप्टनसी ली है, चाहे वो 2023 का ODI वर्ल्ड कप है, चाहे वो 24 का अपना T20 वर्ल्ड कप है, और ये जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी चले, मोर और लेस टीम सेम ही है हमारी 2023 वाली है। बॉलिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, बाकी सेम है। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा के आने से चीज़ें चेंज हुई हैं,
कि जो गंभीर अभी आए हैं उन्होंने कुछ टैक्टिक्स चेंज किए हैं, क्योंकि गंभीर भी ऑलरेडी जलील हो चुके हैं। 3-0 से न्यूजीलैंड को घुसा दिया वहाँ पे, उसके पहले श्रीलंका में गए, वहाँ पे 3-0 से घुसवा दिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गंभीर के लिए ये भी डिसाइडर है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो गंभीर का टर्नओवर बढ़ेगा, क्योंकि पहले 2 बार जलील हो चुके हैं, बीजीटी में जलील हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया 2013 से शायद जीत गया है बीजीटी, इंडिया में जीता, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीता, ऋषभ पंत वहाँ पे स्टार बने। देन अब जो है वो रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे पहले मैच में, रोहित शर्मा दूसरे मैच में वापस आए, केएल राहुल को ऊपर लेके गए, देन फिर केएल राहुल को नीचे लेके आया गया, रोहित शर्मा खुद ड्रॉप हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच देखने को मिला है। तो अभी रोहित शर्मा का क्या है, कल संन्यास उनका अनाउंस हो रहा है कि नहीं होगा, विराट कोहली का क्या है, रविंद्र जडेजा का क्या सीन है, और गौतम गंभीर का क्या सीन है कल के मैच के बाद अंटिल अनलेस डिसीजन जो है विनिंग में आता है या लूज के अंदर आता है, दोनों साइड में आप बताइए। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इनका तो संन्यास लग नहीं रहा है कि अभी होगा। रोहित शर्मा का लग रहा है कि एक चांस पे आकर के, क्योंकि उनकी एज भी हो गई है, उनको ये भी है कि यंगस्टरों को हम चांस देंगे। जहाँ तक हमने ये भी देखा कि जो लास्ट जो हम टेस्ट जो हुआ है, हमारा मैच जो हुआ है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हुआ, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि नहीं अभी मैं जवान ही हूँ, मतलब अभी मैं खेल सकता हूँ, अभी मैं कुछ ड्रॉप नहीं कर सकता। बाकी जहाँ तक हमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो संन्यास के चांसेस हैं। और गंभीर का क्या लगता है आपको? गंभीर का कुछ कह नहीं सकते, अगर जीतती है। नहीं, आप उनकी कोचिंग से खुश हैं? क्योंकि वो उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी की हैं कि छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, कभी वो अपना मतलब गंभीर एक ऐसा इंसान रहा है हमेशा से जो कि अलग ही नदी बनाता नजर आया है। जब लोग कहते हैं धोनी बढ़िया है तो वो कहते हैं टीवी में भाई जो दिखाओगे वही आएगा। गंभीर वही बंदा है जो विराट कोहली से 300 बार गाली गलौज कर चुका है, चाहे वो आरसीबी वाला मैच हो जो आपको भी रिसेंट में याद होगा, चाहे वो तब की बात हो जब गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे और विराट कोहली उस टाइम पे नए प्लेयर थे। तो इनकी जो टसल है ये शुरू से हमें देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि कोई इंटरनल भी मसले हैं टीम में, या फिर जो गंभीर है उनकी सोच कुछ अलग है जो कि इंडिया टीम को सूट नहीं कर रही? ड्यू टू दैट रीज़न इंडिया श्रीलंका में हारा, ऑस्ट्रेलिया में हारा, और न्यूजीलैंड ने इंडिया में आके वो कांड किया। तो आपको क्या लगता है कि गंभीर का कोहली का कोई जो सीन है, या फिर रोहित शर्मा और गंभीर का क्या सीन है, आपको क्या लगता है? जहाँ तक मेरे को लग रहा है कोहली से इतनी तो खास देखा है जहाँ तक कि इतना कुछ लगा नहीं है, फिर भी लग रहा है कि एक पॉलिटिशियन के कारण लग रहा है कि गंभीर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसी वजह से वो श्रीलंका से कह दो कि वो हार गए। चलो न्यूजीलैंड एक बड़ी टीम है, कह सकते हैं कि उनसे हार गए, लेकिन श्रीलंका से 3-0 से मतलब ओडीआई से, और वो भी 30 साल के बाद। और न्यूजीलैंड तो भाई मैच ही नहीं जीती कभी। इंडिया में एक टेस्ट मैच जीते हैं वो 1990 के आसपास, मतलब कि 40-45 साल पहले। और उससे पहले जीते थे वो कोई 1950-60 में 2 टेस्ट मैच जीते हैं, और वो अब एक ही बार में उन्होंने 3 टेस्ट में जीत हरा दिए। बिल्कुल। तो आप ये प्लेयर्स का रोल भी रहता है कि ये कोच, जैसे आप भी कोचिंग करते हो, तो आपको क्या लगता है प्लेयर्स की जो माइंड्स हैं वो कोच की बातों से प्रभावित होते हैं कि नहीं होते, या फिर इंटरनेशनल लेवल जो कि काफ़ी बड़ा लेवल है प्लेयर्स को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती? नहीं, देखो प्लेयर को तो बताने की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि जो कोच है वो अपने अकॉर्डिंग प्लान बना करके रखता है कि इस अकॉर्डिंग अगर चले तो हम जीत सकते हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि कोच की सोच के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए थोड़ा बहुत ना। प्लेयरों को लगता है कि नहीं हम बड़े खिलाड़ी हैं, हम जो करेंगे वो सही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गलत होता है कहीं ना कहीं आकर के। और गंभीर को जहाँ तक देख रहे हैं हम कि उसको पॉलिटिशियन के बीच में ही फंसाया जा रहा है, उसको पॉलिटिक्स के बीच में कहना चाहते हैं। तो भी टीम में आपको क्या लगता है कि कोई ग्रुपिज्म तो नहीं है, जैसे पाकिस्तान में है बाबर आजम और वो रिजवान और शाहीन वाला, वो सीन चक्कर तो नहीं है इंडिया के अंदर? ग्रुपिज्म जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ी बहुत तो है, लेकिन इसमें अगर हम कह दें कोहली की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, तो उनके अलावा ही है, कोहली के अलावा। तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स हैं जो कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हें कर रहे हैं? क्योंकि चाहे वो बीजीटी के अंदर नुकसान हुआ या न्यूजीलैंड सीरीज में नुकसान हुआ, श्रीलंका में नुकसान हुआ, तो मोर और लेस कोई नया प्लेयर टीम में ऐड नहीं किया गया, वही प्लेयर्स कैरी किए गए हैं। अगर आप कहीं भी बड़ी सीरीज हारते हो, देखा गया कि 2011 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया का, जब इंडिया के अंदर हुआ, धोनी ने ट्रॉफी उठाई, तो उस ट्रॉफी के तुरंत बाद हरभजन सिंह को रिटायरमेंट दी गई अनऑफिशियल, वीरेंद्र सहवाग को रिटायरमेंट दी गई, सचिन तेंदुलकर का चलो मोगलेस था कि वो चले जाएंगे। देन जो और नाम थे, गौतम गंभीर थे उसमें, काफ़ी बड़ा नाम मौजूद था। देन अपने आपके मुनाफ पटेल उस समय हुआ करते थे, आशीष नेहरा आपके हुआ करते थे।
तो ये प्लेयर्स की जो एज थी वो 30 साल के अराउंड थी, 30-31 साल के अराउंड। बट चाहे वो युवराज सिंह भी क्यों ना हो, चाहे उनकी इंजरी थी, उनका जो हार्ट का जो इशू हुआ था उनका कैंसर का, लेकिन इतने बड़े प्लेयर जो कि 30-31 साल के थे, पीक पे खेल गए थे, वर्ल्ड कप जिताया था, युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज थे 2011 वर्ल्ड कप के। तो जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप उन प्लेयर्स को रिटायरमेंट दे दी गई अनऑफिशियली। परंतु ये टीम जो पिछले 3 बड़ी सीरीज आ चुकी हैं, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, फिर भी उन प्लेयर्स को कैरी किया गया आगे। तो ये जो ग्रुपिज्म है ये कहाँ से फॉलो हो रहा है, अगर है तो? ग्रुपिज्म जहाँ तक हम देख रहे कि जो कोहली की और गंभीर की जो लड़ाई हुई थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से भी शुरू हुई है, कहीं ना कहीं धोनी का भी हम कह सकते हैं कि हाथ है। ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि धोनी और रोहित शर्मा जी का, इनका है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर, बाकी किसी और प्लेयर का नहीं कह सकते। अगर जहाँ तक हम ये भी देखें कि हर्षित राणा को लाने वाले भी गौतम गंभीर हैं, क्योंकि वो भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उनको ही प्रेफरेंस किया। अगर उनकी जगह हम देख सकते हैं तो वो सिराज को भी हम मतलब ऐड कर सकते थे हर्षित राणा की जगह, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस बॉलर था, बेहतर ऑप्शन थी वो बंदा दम भी लगाता है। हाँ, दम भी लगाता है, कर सकते थे हम उसको ऐड बीच में। आपने स्टैट्स नोट किए थे, शायद हमारे दोस्तों को नहीं पता भाई। वो कह रहे थे कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए बीजीटी में, वो कह रहे पैट कमिंस इंजर्ड हो गए। लेकिन अगर आप ओवर निकालोगे भाई लोगों, ओवर्स आप निकालिएगा, सबसे ज़्यादा ओवर बीजीटी के अंदर किसने डाले हैं आप बताइए? मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा गेंदबाजी उस बंदे ने की है। और जब वो आखिरी सेट कर रहा था अपना 5वें टेस्ट मैच का, तब भी उसके पैर में कोई दिक्कत आई थी, आपको पता होगा कि पैर में उसके हैमस्ट्रिंग में दिक्कत आई, फिर भी बंदे ने जान लगा के बॉल डाली। अब विकेट मिलना ना मिलना वो तो गेम का पार्ट है। लेकिन उस बंदे ने ऑलमोस्ट कुछ मैंने देखा था 333 के राउंड ओवर बॉल किए, कोई फास्ट बॉलर ने, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह ने उनसे कम गेंदबाजी की है, लेकिन लाइमलाइट ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो एक क्वालिटी बॉलर है। और जब जसप्रीत बुमराह दूसरे एंड से बॉलिंग डालेंगे तो चाहे या दूसरी साइड में कोई भी बड़ा गेंदबाज हो, वो आपको छोटा ही लगेगा बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो कोलकाता नाइट राइडर्स में चीज थी, चाहे वो आपके हर्षित राणा थे जो डायरेक्ट टीम में लाया गया, उसके बाद एक मयंक यादव करके गेंदबाज आया था लखनऊ में, इससे पहले वो थे केकेआर से पहले, तो वो कहीं ना कहीं आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो चीज़ें हैं, गौतम गंभीर अपने फेवरेट प्लेयर को उस ग्रुपिज्म का पार्ट बना के टीम में डेब्यू करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल करवा भी रहे हैं, सामने ही हर्षित राणा सीधा हम देख सकते हैं। मोहम्मद सिराज ही क्यों नहीं, मोहम्मद सिराज जब कह सकते हैं गाबा में हुआ था, तभी वो उनके स्टार ही थे, स्टार प्लेयर थे उस टाइम, वो स्टार बॉलर थे, उन्होंने विकेटें ली थी, उन्होंने कह सकते हैं हम एक हिसाब से कि उन्होंने ही मैच जिताया था। जितने थे बैट्समैन, मतलब काफी हद तक आधी दर्जन टीम तो खा ही गए थे वो अकेले, तो फिर वो क्यों नहीं, हर्षित राणा ही क्यों? लेकिन लाइमलाइट आपने देखा कि आज भी जब गाबा का घमंड आता है तो वहाँ पे फोटो ऋषभ पंत की दिखाई जाती है, मोहम्मद सिराज की कोई बात ही नहीं करता। वो इसलिए दिखाई जाती है कि कह सकते हैं ऋषभ पंत ने एक फिनिशर का रोल निभाया था वहाँ पर, इसलिए ज़्यादातर वो दिखाई जाती है। जिस तरीके से उन्होंने बॉल मतलब कभी यहाँ लग रही है वहाँ लग रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बैटिंग की, मतलब एक अच्छा रोल निभाया था उस टाइम में उन्होंने। चलो एक अब थोड़ा सा जो बात हुई है ऐसे पता चला है कि भाई न्यूजीलैंड को जिता गए हैं अशोक भाई आगे, और मुझे भी कहीं ना कहीं सुबह मैं उठा था, भाई लोगों झूठने हमने बोलना नहीं है, सुबह मैं उठा था मुझे भी लगा कि न्यूजीलैंड जीतने वाली है, क्योंकि इंडिया का अगर आप थोड़ा सा एक उठा के देखोगे ना तो गंद मचाने वाला सिस्टम आ चुका है। चाहे वो 2023 का हो, वहाँ पे भी रेगुलर जीते, शगुन किया नहीं। शगुन होता है कि एक मैच आप बीच में हार जाओ, वो हुआ नहीं शगुन, और उसका चूना फाइनल में लग गया। 2019 में भी शगुन नहीं हुआ, फाइनल में सेमीफाइनल में चूना लग गया, ठीक है। 2015 वर्ल्ड कप उठाओ, शगुन नहीं हुआ, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने चूना लगा दिया। अब 2025 है, स्टीव स्मिथ जीते हैं हारे, वो बंदा रिटायरमेंट अनाउंस करके चला गया। काफ़ी बड़ा प्लेयर है ये तो, चलो वो चाहता वो खेल सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस में ये बात है कि वो बंदे पीक पे छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। अभी जो क्रूशियल क्वेश्चन है जो कि गंद मचाया हुआ पाकिस्तान वालों ने, हमारे भाई भी हैं उस्मान भाई, पाकिस्तान से वीडियोज़ डली हैं उनके चैनल के ऊपर, उस्मान भाई से बात हुई, अपने फुरकान भाई हैं काफ़ी मशहूर हैं पाकिस्तान में, इनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो टीम है उन्हें पाकिस्तान में आना चाहिए था, क्योंकि इंडिया 2023 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान की टीम 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया गई थी, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए था तो क्यों जाना चाहिए था, और अगर नहीं गए हैं तो क्या ठीक किया या फिर गलत किया? नहीं, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए था, और वो एक हद तक ठीक भी किया है। कहीं से हो सकता था कोई अगर अटैक हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उसका हर जाना तो ये भर नहीं सकते थे, तो ना इनसे ये पूरा होता। तो मैं कहता हूँ कि वो अच्छा ही हुआ कि नहीं गए हैं वो।
ये जो मुझे ये लगता है कि इंडिया नहीं गया तो शायद पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था, उनको ये बात समझ नहीं आ गई, क्योंकि वो ये क्या गए हैं कि इंग्लैंड की टीम आई है जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, न्यूजीलैंड की टीम आई है, तो बात सोचने वाली ये है कि जो बम्ब ये वहाँ से फेंकते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आता है कि वो इंग्लैंड से आता है कि वो अफगानिस्तान से आता है, वो तो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है। तो जो स्टार्स मौजूद हैं, जो लाइमलाइट है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, शुभमन गिल यही है ना, यही है। तो इंडिया की जो टीम है, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान चले जाते, वहाँ जाके कोई मिस हैपनिंग होती है, तो जो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है ऑलमोस्ट 96 के बाद, क्योंकि 2009 में जो हुआ वो सब लोग जानते हैं, तो अगर कोई वहाँ पे मिस हैपनिंग होती तो क्या वो क्रिकेट दोबारा से 50 साल के लिए ख़त्म हो सकती थी? तो शायद इंडिया ने उनका भला ही किया ना, भला ही किया जा करके, सही बात है। पाकिस्तान ने स्टेडियम्स बनाए, पता नहीं 12,000 करोड़ कितने उन्होंने लगाए वहाँ पे, और 4 दिन में उनकी टीम भाग हो गई चैंपियंस ट्रॉफी से। इसके ऊपर आप क्या दुख व्यक्त करना चाहोगे कि आपको लगेगा कि भाई क्या ये टीम है, क्या इसमें चेंजेस है? आपको क्या लगता है कि क्या है ये मसला कि 19 को स्टार्ट हुआ, 23 को बंदे बैक पैक करके टीवी लगा के बैठे हैं, ये वही जो एक वो चलता है इंडिया में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये अब अब्दुल्ला जी जो है ये दीवानों की तरह मैच देखे घर पे बैठे हुए, और बेगानी शादियां जो कि बेगाने मैच थे वो देख रहे हैं, और जो फाइनल था वो भी पाकिस्तान से बाहर हो गया। और एक और मसला है, इसके बाद हम बात करेंगे, पहले आप ये बताइए कि ये क्या कारण हुआ कि 4 दिन में ये जो कांड हो गया इनका? कह सकते हैं कि 4 दिन में जो कांड हुआ इनका, कहीं ना कहीं इनके टीम की भी गलती कह सकते हैं कि खिचड़ी पकी हुई इनकी टीम में, कि ये दो जो नाम बड़े जो कह रहे कि रिजवान, बाबर आजम कह रहे कि ये बड़े नाम है हमारे पास, हम इनको अगर देखे बाहर बैठा करके अगर उनके यंगस्टर को हम चांस देते हैं तो वो ज्यादा बेटर है इनसे, और ज्यादा बेटर परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये खिचड़ी ही पकी हुई है, पॉलिटिशियन चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी, कूट कूट करके भरी हुई है पॉलिटिशियन, कि मतलब किसी को भी खिला रहे, गली मोहल्ले वाले वो कह सकते हैं। रिजवान देख लो कैसे, जैसे लग रहा है कि वो क्लब क्रिकेटर हो, वो इस हिसाब से बैटिंग करता है, पता नहीं लग रहा है उसका क्या है क्या नहीं है। यार मुझे एक बात बताओ, एक पाकिस्तान में आजकल डिबेट चल रही बहुत ज़्यादा, ये बाबर आजम अगर इंडिया के आईपीएल में आ जाए तो वो सबसे महंगा खिलाड़ी बिकेगा, आपको क्या लगता है कि वो बिक भी सकता है, इस लायक वो है बंदा कि वो बिक भी जाए इंडिया के आईपीएल में, या फिर वो अनसोल्ड जाने वाला है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि बिकेगा, वो अनसोल्ड ही जाएगा लग रहा है जहां तक है, क्योंकि कौन मतलब रखेगा, बोझ थोड़ी ना ढोना है भाई, उसकी जगह और बेटर ऑप्शन है हमारे पास। एज ए फॉरनर बीच में थोड़ा खिलाएंगे, फॉरनर जो खिला रहे हैं हम, वो उनकी जगह बहुत अच्छी बेटर ऑप्शन है फॉरनर होगी, नहीं वो उसको हम नहीं खिला सकते। और रिजवान साहब की बोली कितने वो बोले 20 करोड़ की बोली बाबर आजम की है, 15 की रिजवान की है, 100 करोड़ की शाहिनशाह अफरीदी की है। अरे वो दोनों कह रहे हैं 20 करोड़ नहीं 20 करोड़, कितने रोड के लायक भी नहीं है भाई, कितने वो तो रोड के लायक भी नहीं है, वो तो उनको तो कोई 20 रुपए दे दे वही बड़ी बात है। नहीं आप चाहते हो कि बाबर आजम को आईपीएल में देखो आरसीबी की तरफ से? नहीं बिल्कुल। मोहम्मद आमिर को तो चाहते होगे आप? मोहम्मद आमिर को बिल्कुल, मोहम्मद आमिर को चाहते हैं क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है वो, और उनका मतलब कह सकते हैं नेचर भी अच्छा है, तो मतलब ओवरऑल हम उनको देख सकते हैं, और वो कह सकते हैं कि ये करोड़ों में बिक सकते हैं ये बॉलर। क्या बोली लगेगी आपकी? 10-15 करोड़ तो होनी चाहिए कम से कम, होनी ही चाहिए कम से कम, इतनी तो लगेगी, जहां तक मेरे को लग रहा है 15 प्लस तो जाएगी बोली उसकी। एक साइड से जसप्रीत बुमराह आ गए, दूसरी साइड से मोहम्मद आमिर आ गए, क्या लगता है आपको? तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये दोनों ही टीम खत्म ही कर देंगे सामने वाली। उनका भी थोड़ा वो, उनकी जो वाइफ है आपको पता होगा, उनकी वाइफ जो है वो यूके पासपोर्ट होल्ड करती हैं, तो अभी जो आमिर है उन्होंने यूके का पासपोर्ट ले लिया है, तो शायद 2026 के अंदर में वो आरसीबी या सीएसके की तरफ से खेलते नजर आ सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है। तो बात ये थी करने वाली कि 19 को चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई, इतना ज़्यादा पंगा पड़ा कि भाई इंडिया आ जाओ, वो कहेंगे पाकिस्तान आ जाओ, वो कहेंगे दुबई आ जाओ। हुआ क्या, 4 दिन का काम था वो 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात, तो वो वही वाली बात हो गई इनकी, तो वो ख़त्म हो गया। अब तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने उठाना था। 2009 में धमाके हुए, 2009 में श्रीलंका की टीम पे गोलियां चली, 2009 में बस पे अटैक हुआ, ठीक है जी। 2009 के बाद जो पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है, अब ये जो नए जन्मे बच्चे हैं ना जेनजी, इनको पता तो है नहीं क्रिकेट का, इन्होंने वो स्टोरी देखनी है टिकटॉक पे कि बाबर आजम 345 पे नॉट आउट, चौका मार सिंगल मार के शुरू हो गया, टीम आ गई है। तो इनको ये पता नहीं है कि उस टाइम पे क्रिकेट कैसे होती थी।
आज की जो क्रिकेट ना भाई 50 ओवर की, वो है 350 वाली, वो है 400 वाली। 400 उस टाइम पे था कि 230 पे पेचा पड़ता पेचा था, पड़ता 240 पे पेचा पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल अब 2009 के बाद कोई टीम पाकिस्तान तो गई नहीं, गई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एज अ होम कंट्री यूएई के अंदर खेलता है। खेलता है बिल्कुल। जो टेस्ट मैचेस होते थे, जो ओडीआईज होते थे, जो T20 मैचेस होते थे, वो जैसे अभी के टाइम में अफगानिस्तान इंडिया को एज अ होम कंट्री अपनी कंसिडर करता है। जैसे नोएडा की ग्राउंड नोएडा की ground है, दे है, रखी उत्तर प्रदेश लखनऊ की ग्राउंड ने दी हुई है। उत्तराखंड की भी दे रखी हाँ, है बीच में। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया की टीम दुबई में सो जाती है होटल में, वहीं से उठते हैं, मैच खेलते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। और जो दुबई है वो इंडिया का होम ग्राउंड बना है, दैट्स वाई इंडिया वहाँ पे 4 मैचेस जीती है। अब मुझे आप ये बताइए, जो टीम 2009 से लेके 2020 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, जो टीम इतने लंबे टाइम तक दुबई के अंदर एज अ होम कंडीशंस खेल गई है, क्या उसके पास होम कंडीशन का ज़्यादा एडवांटेज था, या फिर इंडिया जो 4 मैच खेली है दुबई के अंदर उसके पास ज़्यादा होम एडवांटेज था? दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है, जो मैचेस हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर हैं, और जो दुबई ने 1 मैच खेलना था वो भी दुबई के अंदर ही खेलना था। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें कर रहे हैं कि दुबई इंडिया को सूट कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है भी तो वो कितनी है? हम कह सकते क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान खेल रही है वहाँ दुबई में, ठीक है, उनकी होम ग्राउंड है, हम कह सकते हैं कि लगातार मैचेस खेलते आ रहे हैं। जहाँ तक जहाँ देखे तो उनको ही पिच की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं। कई बार चलो हम कह सकते हैं कि इंडिया जीत रही है, उनके रिकॉर्ड देख रहे हैं, स्टैट देख रहे हैं, क्या कर रहा है, कौन क्या है, किस अकॉर्डिंग हमें टीम बनानी चाहिए, तो फिर देख सकते हैं। तो इंडिया भी ठीक है, अगर 4 मैच जीत गई, जरूरी थोड़ी नहीं क्योंकि उनकी होम ग्राउंड ही हो गई है। तो भाई पट्टी तो सेम ही है ना, 22 मीटर की पट्टी तो सेम ही है। सेम ही है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो अपने इधर ही खेल रही है ना, मैचेस इंडिया में ही खेल रही है, दुबई में तो खेल ही नहीं रही है वो। बस ये है कि उनको सिचुएशन हैंडल करने आ रहा है कि किस सिचुएशन में कैसे क्या कर रहे हैं, वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, और पाकिस्तान वालों से हो नहीं रहा है वो। तो ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? कब इनको अकल आएगी कि भाई अब बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी, टीम सेटल ऑन करनी पड़ेगी? बहानेबाजी तो उनकी ऐसे ही चलती रहेगी आगे भी, जैसे कि जब तक ये दो निकलते नहीं है बीच में, जो खिचड़ी जो पका रही है, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, बाबर आजम और ये रिजवान, ये दोनों निकलेंगे, फिर ही जो दाल जो है इनकी खिचड़ी जो है वो गलेगी, नहीं तो ये ऐसी पकती रहेगी जो बीरबल की खिचड़ी की तरह पक रही है, अभी तक रखी हुई है, पकी नहीं है इनकी खिचड़ी। अगर मान लीजिए आपको मौका मिले पाकिस्तान की कोचिंग करने का 1 महीने के लिए, तो आप सबसे पहले ऐसे कौन से चेंजेस है जो करना चाहोगे? चाहे वो गेंदबाजी में है, चाहे वो बल्लेबाजी में है, चाहे वो आपके फील्डिंग में है। फील्डिंग बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का स्टार्टिंग से। और ये जो इनका एटीट्यूड है पाकिस्तान वालों का, इसको आप क्या करना चाहोगे? और इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई प्लेयर के लिए, ये बताइए। इंग्लिश कह सकते हैं कि ज़्यादा चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम से देखें तो इम्पोर्टेंट हो चुकी है, और वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है इंग्लिश बोलनी, वो ज़्यादा भी नहीं आजकल। तो ये क्यों नहीं सीख पा गए? ये कह सकते हैं कि अपने इसी में रहते हैं, एटीट्यूड में ही, तो अपने घमंड में रहते हैं। इनको कहते हैं ठीक है ऐसे ही है, जो है जब बोलते हैं फिर पता नहीं लगता इनको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, या तो विन है या तो लन है। ये क्या है? ये तो छोटे बच्चे को भी हम कह सकते हैं कि एलकेजी यूकेजी के बच्चे भी, वो भी उनको भी 2-3 लाइनें अगर हम बोलने के लिए बोलेंगे वो भी बोलेंगे ये 2-3 लाइनें। वो कुछ लोग ये क्या भाई रिजवान इंग्लिश बोलता है, बोलता क्या है ये समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आती है क्या बोलता है वो। हमारे वो कान भाई हैं पाकिस्तान से, उनकी बच्ची है छोटी है अभी 8-10 साल की, वो बता गए थे वीडियो में, वो बोल रहे हैं कि भाई वो मुझे पूछी थी पापा ये रिजवान बोलता क्या है, ये इंग्लिश तो बोलता है लेकिन बोलता क्या है ये? तो ये आपको क्या लगता है, इंग्लिश बोलता है कि पीछे सेट कर क्या है कि भाई मैंने बोल के निकलना है वहाँ पे? बस इसको यही है कि मैंने बोल के ही निकलना है, इसको वो आता तो है नहीं कुछ, ना ही अपनी कह सकते हैं क्रिकेटिंग लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं और ना ही एंकरिंग में। तो इनको तो मेरे को लग रहा है कि इनको तो छोड़ देना ही चाहिए ना, क्रिकेट भी छोड़ देने चाहिए, और एंकरिंग की अगर सोचे कमेंट्री की तो इनको तो उसमें आना ही नहीं चाहिए। ये घर पे बैठे अपने बच्चे जो उनको खिलाए, क्या पता वो ज्यादा बेटर करे इनसे, क्योंकि लर्न हो जाएगा, विन तो होने का क्या पता, ये लर्न कर रहे विन हो नहीं रहा, क्या पता इनके बच्चे आगे जो है वो रन कर ले, वो रन की जगह रन करते, वो सही करते, करेक्ट करते इनको, और वो करेक्ट भी तभी होगा जब वो रन करेंगे, तो जो इनसे हो नहीं रहा है। नहीं, ये जो लर्न कर गए हैं ये कब तक होता रहेगा पाकिस्तान को? ये मेरे को लग रहा है कि चलता ही रहेगा, ये सारी जिंदगी बढ़ी है सीखने के लिए, सारी जिंदगी सीखते ही रहेंगे।
और बाबर आजम, सीखते सीखते उम्र निकल जाएगी इनकी बाबर ऐसे। आजम को क्या लगता है अब ड्रॉप होंगे कि अभी भी टीम के साथ जुड़े रहेंगे? 31 साल उम्र हो गई है। बॉब जी द किंग, वो इंटरव्यू उसकी वायरल हुई थी, क्या नाम है उसका, वो जो बॉलर था उनका पाकिस्तान का, हसन अली की इंटरव्यू हो गई, वो क्या गया जी बॉब जी कर लेगा, बॉब जी द किंग। तो बॉब जी भाई के लिए आपको क्या लगता है कि बॉब जी भाई एक्चुअल में विराट कोहली की कंपैरिजन है कि भाई क्या है ये? नहीं, विराट कोहली कहाँ, फिर वही बात आ जाती है ना, बाप और बेटे वाला रिश्ते वाली बात आ जाती है। नहीं, बाप बॉब बाप ही जी होता है। भाई की बात कीजिए। बॉब जी भाई की कोई बात क्या ही करें, इनकी बात ही नहीं रही है जी, उनको तो छोड़िए, क्या ही बोलना है उनके बारे में। बॉब जी भाई को क्या सलाह देना चाहोगे? कवर ड्राइव से आगे कभी बढ़ पाएंगे या कवर ड्राइव पे जीवन खत्म होने वाला है उनका? वो बस खत्म ही है, वो वहीं तक की सीमत है, वो खत्म ही हो जाएगी, उनके पास कुछ और तो है नहीं उसके अलावा। मैं तो कहता हूँ छोड़ देनी चाहिए ना क्रिकेट उनको अब, कि जो नई जनरेशन है उनको चांस दे, वो खेले, वो ज़्यादा बेटर करेंगे इनसे, वो मेहनती भी हैं वो बच्चे, और वो करते भी हैं, और इनको देना भी चाहिए चांस अब। आपको 2019 वाला जो इंग्लैंड के अंदर हुआ था वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, उस वर्ल्ड कप के अंदर पेस बैटरी हमें नजर आई थी, वो शायद लास्ट टाइम थी पाकिस्तान की तरफ से। उसमें शाहीन शाह अफरीदी था, उसमें मोहम्मद आमिर था, उसमें वहाब रियाज था, उसमें हसन अली था। तो वो जो पेस बैटरी थी, और जो आज क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट जब से हमने क्रिकेट देखनी स्टार्ट की है, पाकिस्तान कभी बल्लेबाजी के लिए मशहूर हुआ ही नहीं, वो गेंदबाजी के लिए हुआ है। तो आजकल तो गेंदबाज भी उनके ख़त्म हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या चक्कर है? जो आजकल के इनके दो जो गेंदबाज कह सकते हैं कि जैसे कि वो है अपना हारिस रऊफ है, और एक और नया गेंदबाज है, तो नसीम शाह हो गए जैसे, तो ये हम कह सकते हैं कि चलो ये बहुत अच्छे मतलब बॉलर हैं, इनके पेस अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनमें अलग ही एटीट्यूड आ गया है, जिस वजह से वो एटीट्यूड, क्योंकि कह सकते हैं क्रिकेट है, क्रिकेट में एटीट्यूड हम नहीं दिखाना इतना हमें ना, कि जो जिसमें उसी में सीमित रह करके हमें सारा काम जो अपना वो करना चाहिए, तो जो उनको डिपार्टमेंट मिला है वो करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनका अलग लेवल का ही एटीट्यूड वो दिखा रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं। तो भी पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनसे पता काटें और नए प्लेयर्स को मौका दें। दें जहाँ पे 5 वर्ल्ड कप्स आ चुके हैं, चाहे वो 2-3 T20 ऐस के हो, एक वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी, वहाँ पे एक आधा और हार सकते हैं। लेकिन आपकी टीम जो है वो ट्रांजिशनल पीरियड से घूमेगी, चाहे वो श्रीलंका की बात करें, संगाकारा गए, जयवर्धना गए, सनत जसूरिया गए, देन तिलकत दिलशान गए, चिमिंडा वास गए, मुरलीधरन गए, उनके इतने मीन्स लसित मलिंगा गए, कुलशेखर गए, और आज ऑलमोस्ट 2014 जो T20 वर्ल्ड कप वो जीते थे इंडिया से, जब युवराज सिंह ने वो गंदी पारी खेली थी, आपको याद होगा। तो उसके बाद से आज तक उनकी टीम सेट डाउन नहीं हो पाई श्रीलंका की। आज के टाइम में भी वो एक टाइम पे इंडिया के बाद दूसरी बड़ी टीम मानी जाती है, लेकिन आज श्रीलंका डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश तो दिल जीतते हैं, मैच तो कभी जीते नहीं। और पाकिस्तान भाई हमारे एक, हाँ मुझे आप एक बात बताइए कि शोएब अख्तर की इंटरव्यूज़ काफ़ी आपने देखे होंगे, काफ़ी वायरल होते हैं कि भाई ऐसे करो, वहाँ बॉल डाल दो। वसीम भाई की वीडियो वायरल होती हैं, वकार भाई की वीडियो वायरल होती हैं। इन्होंने अपने टाइम में तो कभी इंडिया को हराया नहीं वर्ल्ड कप में, तो ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में? ये अपना बस यही कह रहे हैं कि मतलब ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जो खेल रहा है अंदर उसे पता है ना कि सिचुएशन क्या है। जो बाहर से तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसे करने से थोड़ी ना कुछ होता है। जो अंदर एक्चुअल में खेल रहा है, गेम प्लान क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उस चीज को हम देख करके हमें देखना चाहिए ना कि क्या है अंदर क्या नहीं है। और मैच किनसे चल रहा है, इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब बाप से कंपेयर कर रहे हैं। ये मतलब क्या बोली जा रही है। नहीं, ये आजकल बातें ये चल रही हैं कि भाई BCCI बहुत बड़ा बोर्ड है, BCCI के पास पैसा बहुत है, ये है वो है। अगर हम आज से थोड़ा, ये उन लोगों की बात नहीं होगी जैन जी की जिनको पता ही नहीं कुछ, इंस्टाग्राम चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो 1990-95 या जो हमारी उम्र के हैं, 2006 में या 2007 में जब हम क्रिकेट देखते थे, तो वहाँ पे जब इंग्लैंड आती थी, ऑस्ट्रेलिया आती थी, न्यूजीलैंड आती थी, तो वो इंडियंस को पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। दे यूज्ड टू अब्यूज इंडियंस। जब इंडिया 2007 में ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो वहाँ पे बकनर बेंसन वाला आपको पता होगा कि जब गलत पैगिंग हुई थी, आपको पता होगा इंसिडेंट वो भी देखा था मैंने। तो वो इंडिया आज के टाइम में IPL की वजह से जो पैसे इतने ज़्यादा कमा रही है, और जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि उनके बच्चे कह रहे हैं कि भाई इंडिया में सेटल होना है हमें, तो आपको क्या लगता है कि भाई ये जो पाकिस्तान आज के टाइम में कहती है कि इंडिया के पास पैसे हैं, वो चलाते हैं अपनी, तो इनको ये कहना चाहिए या इनको फोकस करना चाहिए कि भाई हम अपनी क्रिकेट ठीक कैसे करें, हम नोट अंदर कैसे करें, हम प्लेयर्स को, इनकी जो PSL होती है, PSL में इस बार जो ब्रांड्स आए हैं वो आए हैं जी डेविड वार्नर,
वो आए हैं जी केन विलियमसन, वो आए हैं डैगल मिचेल, वो आए हैं जेम्स एंडरसन। ये तो उनके ब्रांड्स हैं पीएसएल के अंदर, और उन ब्रांड्स को आईपीएल के अंदर किसी ने मुंह नहीं लगाया। सही बात। तो इनको कहीं ना कहीं अपने क्रिकेट की तरफ ध्यान देनी चाहिए, या फिर ये जो चोलीबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ दोनों तरफ ही ध्यान देना चाहिए। इतनी चुगली ना करे, अकॉर्डिंग टू गेम क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनको भी, सोशल मीडिया वालों को भी उनके अकॉर्डिंग ही बोलना चाहिए। और बाकी रही पाकिस्तान की बात, उनको तो अपनी गेम के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गेम के ऊपर जब तक ध्यान नहीं देंगे बातों करने से कुछ नहीं होगा। बातें तो बहुत कुछ कर लेते हैं हम, गली मोहल्ले के 11 इकट्ठे कर लेंगे, वो भी बातें कर लेते हैं। हम भी बातें कर रहे हैं बैठ करके, जैसे हम भी 9 ओवर इकट्ठे कर लेंगे तो टीम बन जाएगी, ऐसे थोड़ी ना। अपनी गेम के ऊपर ध्यान दो, क्या करना है नहीं करना है तो उस अकॉर्डिंग ध्यान देना चाहिए इनको। गेम के ऊपर ना फोकस करना चाहिए अपनी गेम के ऊपर। कुछ फोकस कोचेस को भी करना चाहिए, किसी को भी ये कोच बना देते हैं ये, तो ये भी एक मुद्दा ही है। इन्होंने भाई गैरी कर्स्टन को हायर किया। गैरी कर्स्टन 2011 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया था, गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका वाले। इन्होंने गैरी कर्स्टन को हायर किया, 6 महीने बाद उनको निकाल दिया कि क्या है, गैरी छुट्टी बहुत करता है। गैरी कर्स्टन जो कि एक गोरा बंदा है, जो कि वाइट पर्सन है, और वाइट पर्सन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। ड्यू टू द रीजन कि उसने बोला कि भाई 8 बजे हैं तो 8 का मीन से 7:50, और अपने बंदे कौन से हैं कि 8 बजे हैं तो वो 9 बजे आते हैं, और ये क्या कहेंगे वो छुट्टी बहुत करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गैरी कर्स्टन जो इतना बड़ा नाम है आज के टाइम में, उन जेसन गिलेप्सी को निकाल दिया उन्होंने, इतना बड़ा वो फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, तो इनको क्या कोच कोई ज्वाइन करेगा? भी इन्होंने तो रखना है वो ठीक है, इनको ज्वाइन कौन करेगा? कोई भी नहीं ज्वाइन करेगा जहाँ तक लग रहा है। ये गली मोहल्ले वाले ही कर सकते हैं इनको ज्वाइन, तो वही हैंडल कर सकते हैं इनको, तो जो कह सकते हैं सनकी टाइप वही कर सकते हैं। बाकी जो कह सकते हैं कि जो क्रिकेटर हैं, तो ये जो ज्ञान पे रहे हैं शोएब अख्तर, ये नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते, इनके बस की है नहीं। तो ये बस ज्ञान ही दे सकते हैं, बाकी ये कुछ कर नहीं सकते। ये अगर है तो करके दिखाए ना, वो ज्ञान थोड़ी ना पेलने से हो जाएगा। ज्ञान तो सभी पेल सकते हैं, हम भी ज्ञान ही दे रहे हैं बैठ करके, हम क्या कर रहे हैं। युवराज सिंह के फादर जो हैं उन्होंने भी कहा कि भाई मुझे तो भेजो ये। देखिए आपने इंटरव्यू उनकी पाकिस्तान टीवी पे इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो हो जाएगा इनकी टीम को 6 महीने, मैं अपना ना बदला पोता है। आपको क्या लगता है कि युवराज सिंह ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो भी नहीं ठीक कर सकते हैं कि जिस हिसाब से इनके हालात, क्या नस्ल ही खराब है? नस्ल ही खराब है इनकी, तो कह सकते हैं। तो ये नस्ल काटनी पड़ेगी, क्या होगा? ये काटनी नहीं पड़ेगी। पहले भी बोला मैंने, 2-3 बार दफा बोल दिया कि बाबर आजम और रिजवान को निकाल दे, तो कहीं ना कहीं आकर के सेटअप हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनका ये भी एक लैक रहा है कि स्पिनर खिलाते नहीं है, या स्पिनर इनसे तैयार नहीं होते हैं, या फिर खिलाते नहीं है ये ज्यादा अपनी पेस बैटरी के ऊपर ही ध्यान देते हैं, तो वो भी एक गलत है। स्पिनर भी कॉम्बिनेशन बना करके ही चलना चाहिए इनको। एक ना आपने मैच देखा होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जो हमारा अभी मैच हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो एक इनका कैप्टन रहा है सरफराज अहमद, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिताई थी। जो बाबर आजम आए हैं वो उनके अंडर आए हैं, हसन अली उनके अंडर आए हैं, शहनशाह अफरीदी उनके अंडर आए हैं। 2019 वर्ल्ड कप में भी वो कैप्टन थे। उस बंदे को कभी भी वो इज्जत नहीं मिली जो उस बंदे को देनी चाहिए थी। बिल्कुल वो बंदा, अभी जो मैच हुआ है दुबई के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वहाँ पे वो पर्सन मौजूद था। उसको जतिन सप्पू, आपको नाम याद होगा, स्टार स्पोर्ट्स जतिन सप्पू, उन्होंने क्वेश्चन ने पूछा कि भाई 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के आप कैप्टन थे, आपने उस मैच को जीता, और आपको कोई आके नहीं कहा था कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है 2017 में, परंतु फिर भी आपने वहाँ से मैच जीता। तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो उन्होंने ये कहा कि भाई जब मैंने 2017 में इस टीम को संभाला था तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, वो एक चीज़ ये थी कि जो हमारी टीम है फर्स्ट ओवर में 1 से लेकर 10 तक विकेट्स निकालेंगे, 2-3 विकेट्स निकलेंगी। दैन जो बीच के ओवर हैं जहाँ पे गेम स्लो हो जाती है, वहाँ पे हमने 5 रन ओवर में नहीं देने, हमने कम से कम 2 या 3 रन देने हैं कि बल्लेबाज को रन चाहिए तो ऊपर से चौका छक्का लगाए, वहाँ गलती होगी विकेट मिलेगा, एक चीज़। और आज के मैच में बाबर आजम टीम की मेन कमान होंगे, 50 ओवर तक खेलेंगे और बाकी टीम उनके राउंड घूमेगी। उस बंदे की सोच मुझे इस टाइम पे इतनी अच्छी लगी कि भाई क्या यहाँ पे बात चल रही। लेकिन जो मैच के अंदर हुआ, पहला विकेट ही बाबर आजम का गिर गया। तो अब आप बताइए कि सरफराज अहमद को क्यों निकाला गया? कि क्या वो बंदा देखने में स्मार्ट नहीं लगता था, या फिर ये जो बाबर आजम है या जो रिजवान है, शहनशाह अफरीदी, ये बोर्ड से भी ज़्यादा या पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं आज के टाइम में? कह सकते कि ये बड़े हो चुके हैं, इसलिए तो वही बार बार मैं दोहरा रहा कि इन दोनों ने ही मतलब पॉलिटिशियन की वजह से खिचड़ी पका रखी, गंद डाल रखा है इन्होंने अंदर।
तो जहाँ तक देख सकते हैं कि वो तो मतलब अच्छे कैप्टन तो थे ही थे, साथ में अच्छे ऑलराउंडर भी थे, अपना बॉलिंग से भी बैटिंग से भी डिपार्टमेंट करके सब कुछ अच्छा ही देते थे करके। तभी तो वो पाकिस्तान जीत पाई 2017 में, नहीं तो अदरवाइज कहाँ से जीत पाने। और आखिरी जो ऐसी टूर्नामेंट जीते हैं वही वाला जीते हैं ये। वही वाला जीते और हैं, वो भी काफी सालों बाद जीते हैं। काफी सालों बाद। उससे पहले ये जीते हैं 2008 में टी20 वर्ल्ड कप, 2007 में इंडिया जीता है, उसके बाद पाकिस्तान जीता है ना। तो ये शोएब अख्तर, वकार यूनिस, इन्होंने क्या जिताया था? इन्होंने तो कुछ नहीं जिताया था, इन्होंने तो बातों से गल्ला ही कितनी है, गल्ला ही कितनी है। बातों से जिताया इन्होंने तो, बस अभी भी बातें ही कर रहे हैं, बातों से जिता रहे हैं। वो कहते 100 दी बोल बात थी उन्हें, 100 मैच दी, 100 मैच दी, बस बोल ही पाई, बोल ही पाई है, गली जिताया था है नहीं जी। चलो बहुत अच्छा रहा वीडियो में। अब हम जाते जाते क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं। अब आप बताइए भाईजान कि आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड का कितने % चांस है? न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा नहीं जीतेगा? न्यूजीलैंड टॉस जीतता है कितने रन्स देगा, और इंडिया कितने ओवर में चेस करेगी, या फिर न्यूजीलैंड कितनी विकेटों से मैच जीतेगा वो चेस करेगी? जहाँ तक मैच लग रहा है 60-40 चल रहा है। 60 हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ है, 40 इंडिया की तरफ है। अगर न्यूजीलैंड अगर टॉस जीती है, बल्लेबाजी करती है, तो पहले वही जो मैंने बोला था सब स्टार्टिंग में कि 265 रन 260-65 रन बनेगा और इंडिया से चेज नहीं होगा। अगर इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो वो भी इतने का ही लक्ष्य पर जाएगी। कितने तक रोकना चाहेगी न्यूजीलैंड? 250 से नीचे रोकना है तो चाहिए। तभी जो वो जो है रन जो है मतलब इजी तरीके से चेज कर सकते। और ड्यू के कितने चांसेस हैं? ड्यू के कह सकते कि 10% चांसेस है, इतना तो लग नहीं रहा है मेरे को भी। अगर ड्यू आ गई तो भाई मैच नहीं, आपका पता कट जाएगा वहाँ पे। मैच नहीं, फिर वो हम कह सकते वो बस ऐसे ही डांस चल रहा है जी, डांस वही देख सकते हैं, मुजरा जो कह सकते हैं वो देखने को मिलेगा वहाँ। चलो भाई, तो आज की वीडियो में बात ये है कि जो न्यूजीलैंड है वो कल का मैच जीत गई है अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, और मेरे अकॉर्डिंग भी न्यूजीलैंड के साथ दिल तो अपना है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इंडिया मैच जीते ड्यू टू दैट रीज़न कि रोहित शर्मा मोस्ट पॉसिबली कल संन्यास लेंगे, और विराट कोहली भाई हाथ जोड़ के बेनती, इनके भी हाथ जुड़े हुए हैं कि कल कहीं वो टी20 वर्ल्ड कप वाला सीन ना आ जाए कि वहाँ ट्रॉफी की खुशी पूरी हुई नहीं कि कोहली का दुख यहाँ पे ज़्यादा आ जाए। तो जडेजा जाते नजर नहीं आ रहे आपको? नहीं आ रहे। विराट कोहली 2027 तक नजर आ रहे हैं? कोई और तीसरा बंदा कोई टीम में? कोई और तो जाता नजर नहीं आ रहा सिवाय रोहित शर्मा आपको 100% है? जीते हारे कोई वो मैटर नहीं करता है, वो जाएंगे ही जाएंगे अब लग रहा है उनका। ये भी राइट टाइम ही है, एक इज्जत से जा रहे हैं वो, राइट टाइम है। इज्जत तो आपने दी नहीं ना उनको, आपने तो मैच न्यूजीलैंड को जिता दिया। वो तो चलो जिता दिया मैच एक, चलो वो अलग है, लेकिन वो इनका भी राइट टाइम है जाने का, तो वो उनको जाना ही चाहिए जहाँ तक मेरी है। चलिए दोस्तों, ओवरऑल बात ये है वीडियो के अंदर जो आज हुई है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द फाइनल डे, द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, द वेरी फाइनल मैच ऑफ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया गोइंग टू लूज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट इंडिया हैज़ सम बेटर प्लेयर्स, दे कैन हिट हार्ड टू न्यूजीलैंड, दे कैन बॉल वेल against New Zealand, and they can probably win the Champions Trophy 2025. Any closing statement from your side? जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि न्यूजीलैंड ही जीतेगी, इंडिया नहीं लग रहा चांस, क्योंकि सेमीफाइनल में जिस तरीके से खेला है तो न्यूजीलैंड ने भी अपना प्लान पहले ही तैयार करके रखा होगा कि हमने किस तरीके से खेलना है, किसको क्या करना है, नहीं करना है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है तो न्यूजीलैंड ही जीतेगी। तो दोस्तों, ये था आज की इस वीडियो में। जो भी भाई लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, दुबई से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, असम से बड़े बंदे मैसेज कर रहे हैं भाई मुझे भाषा नहीं आती, आपकी हिंदी में भेजा कीजिए। जो भी आपके व्यूज़ हैं वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक बाय रोहित गई को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए, आने वाली IPL की वीडियोज़ के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।